कनाडा और भारत के बीच चल रहे विवाद को लेकर पूरा अपडेट अब हम आपको देते हैं। कनाडा के पीएम की हरकतों के बाद भारत ने कड़ा रुख अपनाया है। संसद भवन में गृह मंत्री अमित शाह और विदेश मंत्री एस जयशंकर के बीच कनाडा के मुद्दे पर अहम बैठक भी चल रही है। वहीं भारत ने कई ऐसे कूटनीतिक कदम उठाए हैं जो कनाडा की परेशानी बढ़ा सकते हैं। आपको आज का अपडेट बताते हैं, सुबह से लेकर अब तक भारत ने क्या क्या फैसले लिए। देखिए, भारत ने कनाडा के लोगों के लिए वीजा सर्विस निलंबित कर दी है। अगले आदेश तक कनाडा के लोगों को भारत का वीजा नहीं मिलेगा। इसके अलावा कनाडा के वैंकूवर में भारतीय दूतावास की सुरक्षा को बढ़ाया गया है। साथ ही कनाडा में भारतीय हाई कमीशन से कर्मचारियों की संख्या घटाने का भी फैसला किया गया है। इसके साथ कनाडा में रह रहे 6 मोस्ट वांटेड आतंकियों की लिस्ट भी जारी की गई है। विदेश मंत्रालय ने कुछ घंटे पहले बयान जारी कर कहा कि कनाडा आज आतंकियों और अपराधियों की पनाहगाह बन गया है। कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो के बयान को विदेश मंत्रालय ने पूरी तरह राजनीति से प्रेरित बताया है। भारत ने अपना रुख साफ कर दिया है और कनाडा को सीधे शब्दों में समझा दिया है कि बिना सबूतों के कोई भी आरोप लगाने से पहले 100 बार सोच लें। दोनों देशों के रिश्तों में बढ़ते तनाव के बीच ही कनाडा में भारत के एक और मोस्ट वांटेड गैंगस्टर की हत्या हुई है। गैंगस्टर सुखदूल सिंह गिल उर्फ सुक्खा की हत्या कैसे कनाडा के लिए सरदर्द बन गई है, इस रिपोर्ट में देखिए। भारत का मोस्ट वांटेड गैंगस्टर कनाडा में ढेर हो गया। पंजाब के गैंगस्टर सुखदूल सिंह गिल उर्फ सुक्खा की कनाडा के विनिपेग शहर में हत्या हुई। बताया जा रहा है कि सुक्खा को अज्ञात बदमाशों ने 15 गोलियां मारी और इस गैंग वॉर में मौके पर ही उसकी मौत हो गई। कनाडा में एक और खालिस्तानी पर स्ट्राइक के बाद सवाल यह है कि अब कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो क्या करेंगे। भारत में वांटेड अपराधी सुखदौल सिंह उर्फ सुक्खा के कत्ल ने कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के तमाम दावों की पोल खोल दी। दरअसल हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद कनाडा के प्रधानमंत्री ट्रूडो ने भारत के खिलाफ बिना सबूतों के ही बेबुनियाद आरोप लगा दिए। लेकिन इन्हीं विवादों के बीच अचानक सुक्खा का कत्ल हुआ, जिसके बाद ये सवाल और गहरा गए हैं कि क्या कनाडा अपने ही बोए हुए बीजों की फसल काट रहा है, क्योंकि कनाडा ने इन तमाम संगठित अपराधियों और आतंकियों को अपने यहाँ पनाह दी और अब वो इन्हीं अपराधियों के गैंग वॉर का अखाड़ा बनता जा रहा है। ऐसे में सवाल इस चीज को लेकर भी खड़े हो रहे हैं कि क्या ट्रूडो एक बार फिर सुक्खा के कत्ल के बाद बचाव के लिए आरोपों की आड़ लेंगे। पंजाब का गैंगस्टर सुक्खा कनाडा में रहकर खालिस्तानी आतंकियों की मदद करता था। कनाडा में खालिस्तान टाइगर फोर्स के आतंकी हरदीप निज्जर की हत्या के बाद ये दूसरी बड़ी वारदात है। सुक्खा पंजाब के मोगा के एक गांव दुन्ने के कला का रहने वाला था और बाम्बिहा गिरोह का गैंगस्टर था। जानकारी के मुताबिक सुक्खा 2017 में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर कनाडा भाग गया था। काफ़ी समय से कनाडा में बाहर ने और मोस्टली इनकी परिवार में भी बाहर ने, और हमारा इंफॉर्मेशन के मुताबिक इनकी मदर और सिस्टर वो भी इनके साथ ही कनाडा में है। और ये हमारा रिकॉर्ड के मुताबिक इनके खिलाफ करीब 15-16 केसेस रजिस्टर्ड ने और ये काफ़ी अर्शदल्ला के क्लोज रहता है और इन्होंने एक्सटॉर्शन और अटेम्प्ट टू मर्डर केस में भी ये काफ़ी इन्वॉल्व रहे हैं। कनाडा में बैठकर सुक्खा पंजाब में अपने गैंग को कंट्रोल कर रहा था। जानकारी के मुताबिक सुक्खा ने पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान में फंडिंग भेजकर अपने गैंग को मजबूत किया था। उसका झुकाव खालिस्तान समर्थक संगठनों की तरफ भी था। गैंगस्टर सुक्खा आतंकी अर्शदीप सिंह उर्फ अर्श डल्ला का राइट हैंड माना जाता था। अर्श डल्ला आतंकी निज्जर का बेहद करीबी था और ये कहा जाता है कि डल्ला और निज्जर मिलकर केटीएफ के आतंकी मॉड्यूल को हैंडल किया करते थे। गैंगस्टर सुक्खा का नाम उन 41 आतंकवादियों और गैंगस्टर की लिस्ट में शामिल था जिसे एनआईए के द्वारा जारी किया गया था। खालिस्तान समर्थक सुक्खा कॉन्ट्रैक्ट किलिंग और वसूली के मामलों में शामिल था। इसके साथ ही वो खालिस्तान आंदोलन से भी जुड़ गया था। एक कैटेगरी का गैंगस्टर सुक्खा काफ़ी दिनों तक पंजाब के फरीदकोट जेल में बंद था। जेल से रिहा होने के बाद सुक्खा कनाडा भाग गया। इतना ही नहीं, नंगल अंबिया की हत्याकांड में भी सुक्खा का नाम सामने आया था। इंटरनेशनल कबड्डी खिलाड़ी संदीप नंगल अंबिया की हत्याकांड में हथियारों और शूटरों का इंतजाम करने का आरोप भी सुक्खा पर लगा था।
जब सुक्खा कनाडा के लिए भागा उस समय उसके ऊपर 4 हत्याओं समेत 11 आपराधिक मामले दर्ज थे। गैंगस्टर सुक्खा की हत्या ऐसे वक्त में हुई जब कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो के झूठे आरोपों की वजह से भारत और कनाडा के रिश्तों में तल्खी बढ़ी है। इस हालात में ट्रूडो के सामने कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब देना उनके लिए मुश्किल होगा। इस तरीके के जो आरोप हैं जाहिर है कि बेसलेस हैं, मोटिवेटेड हैं, एब्सर्ड हैं और ये क्षुद्र राजनीतिक स्वार्थों की सिद्धि के लिए जस्टिन ट्रूडो ने इस तरीके का प्रत्यारोपण किया है। अपनी जो कनाडा के अंदर की जो उनकी विफलताएं हैं उससे इंटरनेशनल कम्युनिटी का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए उन्होंने इस तरीके के आरोप भारत पर मढ़ दिए हैं। गैंगस्टर सुक्खा की हत्या के चंद घंटे बाद ही पंजाब पुलिस ने गैंगस्टर गोल्डी बराड़ और उसके गुर्गों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की। गोल्डी बराड़ का नाम भी एनआईए की उस मोस्ट वांटेड लिस्ट में है जो भारत से भागकर कनाडा में छिपा है। आज पंजाब के तरनतारन, मोगा और खन्ना समेत करीब 1000 जगहों पर पंजाब पुलिस के 5000 जवान और अधिकारियों ने कार्रवाई की। आज गोल्डी बराड़ जो हमारा एक नोन गैंगस्टर है उसके खिलाफ हम कार्रवाई कर रहे हैं। पंजाब में लगभग 1000 से ज़्यादा स्थानों पे रेड्स किए जा रहे हैं और जितने सीनियर ऑफिसर्स हैं वो सब इनको मॉनिटर कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि आखिर कनाडा में खालिस्तानियों पर लगातार स्ट्राइक क्यों हो रही है। दावा है कि कनाडा में खालिस्तानी आतंकियों के अलग अलग ग्रुप गुरुद्वारों और उनकी संपत्तियों पर कब्जा करने के लिए आपस में लड़ते हैं। खुफिया एजेंसियों से जुड़े सूत्रों के मुताबिक खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर ब्रिटिश कोलंबिया के सरे में मौजूद गुरुद्वारे समेत कनाडा में सिखों की सबसे बड़ी आबादी वाले ब्रैम्पटन इलाके में गुरुद्वारों पर अपने कब्जे की रणनीति बना रहा था। इसी आपसी विवाद के चलते उसकी हत्या हुई। गैंगस्टर सुक्खा की हत्या के पीछे भी ऐसी ही वजह मानी जा रही है। इस तरह की जो एलिमेंट्स हैं खालिस्तानी, इनके आपस में एक ग्रुप नहीं है। उसी अगर बड़े किसी कॉज के लिए ये इकट्ठे काम करते भी हैं मगर इनके आपस में बहुत ग्रुप हैं और इनके आपस में बहुत दुश्मनी और पारस्परिक विरोध है। तो उसके अंदर इनके कत्ल चलते रहते हैं, जैसे आज आप बता रहे हैं। कनाडा लंबे अरसे से भारत विरोधियों को पनाह देता रहा है। ट्रूडो भी अपनी कुर्सी बचाए रखने के लिए खालिस्तानियों का साथ ले रहे हैं। उसी का नतीजा है कि कनाडा अब खालिस्तानी आतंकियों और गैंगस्टर्स का गढ़ बन गया है। दिल्ली से मनीष शुक्ला और विशाल पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो भारत कनाडा के विवाद के बीच भारत ने कई बड़े फैसले लिए हैं और इसकी वजह क्या है वो भी आप समझिए। कनाडा में आतंकवादियों और खालिस्तानियों को भारत के खिलाफ कार्रवाई करने की छूट है। सूत्रों के मुताबिक भारत सरकार ने कई बार कनाडा सरकार को उनके देश में सक्रिय खालिस्तानी और खालिस्तान समर्थक आतंकियों की लिस्ट सौंपी, पर जस्टिन ट्रूडो की सरकार ने इस लिस्ट पर कोई कार्रवाई नहीं की। 2018 में भी जब कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो भारत दौरे पर आए थे तो भारत सरकार ने निज्जर समेत 9 खालिस्तानियों की लिस्ट उनको दी थी। हमारी एनआईए की एक टीम पिछले दिनों खालिस्तानियों पर कार्रवाई के लिए कनाडा गई थी। उस समय भी कनाडा की सरकार ने एनआईए की तरफ से दिए गए सबूतों पर कोई एक्शन नहीं लिया। इसके बाद एक बार फिर भारत ने कनाडा में सक्रिय 20 खालिस्तानियों की लिस्ट ट्रूडो सरकार के सामने रखी, पर कनाडा सरकार ने ऐसे सभी मामलों को दबाकर किनारे कर दिया। तो कनाडा की संसद में बयान देने के 60 घंटे बाद जस्टिन ट्रूडो को जिस पल का इंतजार है वो अब तक पूरा नहीं हुआ। अपने बयान के बाद वो अपने दोस्तों और सहयोगियों से साथ की उम्मीद कर रहे हैं। उनके सबसे करीबी और पुराने दोस्त अमेरिका में उनकी करीब सभी सहयोगी यूएनजीए यानी संयुक्त राष्ट्र महासभा के लिए जुटे हैं, लेकिन कोई भी उनके बयान को लेकर चर्चा तक नहीं करना चाहता। इस पूरे मामले में ट्रूडो अपनों से ही अलग थलग हो गए हैं। Joseph R. Biden Jr., President of the United States of America. Ukraine, the Bolivarian Republic of Venezuela. It has been almost 90 months. The major tenets of the United Nations Charter. Universal Declaration of Human Rights. We've been working closely. भारत पर आरोप लगाने के 60 घंटे बाद भी ट्रूडो दुनिया से सपोर्ट मिलने का इंतजार कर रहे हैं। इस वक्त अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन समेत दुनिया के कई बड़े नेता यूएन जनरल असेंबली की बैठक में शामिल हो रहे हैं और वहां कोई भी लीडर ट्रूडो के आरोपों की बात तक नहीं कर रहा। खुद वॉशिंगटन से ऐसे बयान आ रहे हैं जिससे ट्रूडो की टेंशन बढ़ रही है। व्हाइट हाउस ने कहा है कि अमेरिकी सरकार इस वक्त भारत और कनाडा दोनों देशों के संपर्क में है। ये सफाई इसलिए दी गई है क्योंकि अमेरिकी मीडिया में दावा किया गया है कि बाइडेन सरकार ने कनाडा के आरोपों से दूरी बना ली है। फिलहाल ऐसा लग रहा है कि मानो बाइडेन सरकार खुद को ट्रूडो के साथ दिखाने से बच रही है। अमेरिका के बयान का मतलब यह है कि बाइडेन सरकार भारत और कनाडा के बीच सुलह कराने की कोशिश कर रही है। वॉशिंगटन के मुताबिक भारत के खिलाफ कनाडा के आरोप बहुत गंभीर हैं और अमेरिका इसकी पारदर्शी जांच चाहता है। वॉशिंगटन में माना जा रहा है कि ट्रूडो ने भारत पर आरोप लगाकर खुद को मुसीबत में फंसा लिया है।
Now, what should the United States do? If Justin Trudeau wants to become an Olympic hole digger, then perhaps the United States' role would be to provide a ladder to help him climb out of it. अमेरिका और कनाडा पड़ोसी हैं और ट्रूडो को बाइडेन प्रशासन से ऐसी उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन, ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक और ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी अल्बनीज, इन तीनों ने भारत के खिलाफ कनाडा का साथ देने से सीधे इनकार कर दिया है। कनाडा के बाकी साथी देश भी भारत के खिलाफ खुलकर बोलने से बच रहे हैं। इस वक्त तक कनाडा के किसी भी सहयोगी देश ने ट्रूडो का साथ देते हुए निंदा नहीं की है। यूएन में G7 देशों के फाइनेंस मिनिस्टर की मीटिंग में निज्जर मुद्दे पर चर्चा की खबर नहीं है। इस मीटिंग में कनाडा के वित्त मंत्री भी शामिल थे। G7 दुनिया की 7 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों का ग्रुप है, जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान के साथ कनाडा भी शामिल है। G7 का एक मेंबर जापान भी है और जापान के भारत के साथ इतने करीबी संबंध है कि वहां से किसी बयान की उम्मीद खुद ट्रूडो को भी नहीं होगी। जानकारों का मानना है कि जापान किसी भी सूरत में भारत के खिलाफ ऐसी किसी मोर्चाबंदी का हिस्सा नहीं बनेगा। साथ ही कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के बेबुनियाद बयानों ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन को भी दोहरी मुश्किलों में फंसा दिया है। ये बात सही है कि कनाडा अमेरिका का करीबी सहयोगी है, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भारत को अपनी रणनीति का सबसे अहम साझेदार और स्तंभ बताते हैं। साथ ही इंडो पैसिफिक रणनीति के लिए भी भारत को एक अहम पिलर दिखाते हैं। ऐसे में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन जहां भारत के सहारे चीन को काबू करने की कोशिशों में लगे हैं, वहीं कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने जो बाइडेन के लिए मुश्किलें बढ़ा दी हैं। अब तक सिर्फ पाकिस्तान ने ही खुलकर कनाडा का साथ दिया है, पर खालिस्तानियों के मददगार पाकिस्तान का साथ ट्रूडो के लिए किसी काम का नहीं। ट्रूडो ने खालिस्तान मुद्दे पर भारत को घेरने की कोशिश की है। अब कनाडा में भारतीय मूल के सांसद चंद्र आर्य ने अपनी ही सरकार से सवाल किए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि खालिस्तानी नेताओं ने कनाडा में मौजूद हिंदुओं को देश छोड़ने की धमकी दी है, जिससे हिंदुओं में डर फैला हुआ है। Gurpatwant Singh Pannon attacked Hindu Canadians, asking us to leave Canada and go back to India. I have heard from many Hindu Canadians who are fearful after this targeted attack. खालिस्तानियों का साथ देने वाले ट्रूडो ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी कि भारत पर कूटनीतिक हमला करके वो दुनिया में अकेले पड़ जाएंगे। ये कोई पहला मामला नहीं, इससे पहले भी वैश्विक मंच पर जस्टिन ट्रूडो की किरकिरी हो चुकी है। पहली तस्वीर G20 समिट बाली की है, जब चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कैमरे के सामने ट्रूडो को जमकर सुना दिया था। भरी सभा में कैमरे के सामने ट्रूडो की बेइज्जती हुई थी। दूसरा वीडियो 2019 की G20 मीटिंग का है, जिसमें जिनपिंग और ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो के बीच ट्रूडो मौजूद थे, पर दोनों नेताओं ने ही उनकी तरफ ध्यान तक नहीं दिया। कुल मिलाकर देखें तो कनाडा के साथी देश भारत के खिलाफ खुलकर बोलने से बचते हुए नजर आ रहे हैं। अमेरिका के वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक अमेरिका समेत दुनिया के कई देश ट्रूडो के कहने के बावजूद भी भारत की निंदा सार्वजनिक तौर पर नहीं कर रहे हैं, बल्कि ब्रिटिश सरकार ने तो कनाडा के दावों पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। कैमरामैन एस जयदीप के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, दिल्ली। भारत में कनाडा से बड़े पैमाने पर मसूर दाल का आयात होता है, पर खालिस्तान मुद्दे पर तनाव लंबा खिंचता है तो भारत की इस पॉलिसी में बदलाव आ सकता है। अब तक सबसे ज्यादा मसूर दाल कनाडा से आयात की जाती है। 2022 से 2023 में भारत में 8 लाख टन से ज्यादा मसूर दाल का आयात किया गया, जिसमें आधे से ज्यादा कनाडा से लिया गया। अगर कनाडा के साथ संबंध और बिगड़े तो ऑस्ट्रेलिया से भारत मसूर दाल मंगवाएगा। भारत सरकार के पास यह विकल्प पहले से ही तैयार है। 2023 में कनाडा से करीब 1 लाख टन, जबकि ऑस्ट्रेलिया से लगभग 2 लाख टन दाल आई है। भारत ने कनाडा के बदले ऑस्ट्रेलिया से दाल मंगवाने का विकल्प तैयार किया है, यानी भारत में कनाडा की दाल अब नहीं गलेगी। कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो खालिस्तान को लेकर वही जुबान बोल रहे हैं जो एक समय में उनके पिता आज से 50 साल पहले बोलते थे। 80 के दशक में जस्टिन ट्रूडो के पिता ने खालिस्तानी आतंकियों को अपने देश में जगह दी। आज वही खालिस्तानी जस्टिन ट्रूडो की सरकार में शामिल हो गए। जैसा पिता वैसा बेटा, जो गलती पिता ने की वही बेटा दोहरा रहा है। वोट बैंक के लालच में और कथित अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर खालिस्तान को फलने फूलने के लिए जो जमीन जस्टिन ट्रूडो के पिता और कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री पियर ट्रूडो ने दी थी, अब उनके बेटे और कनाडा के मौजूदा प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो उस खालिस्तानी आतंक को अपने देश के लिए नासूर बनाने पर तुल गए हैं।
एक प्रधानमंत्री भला ये कैसे सोच सकता है कि उसके देश में एक भी आतंकी संगठन मौजूद रहे? लेकिन जस्टिन ट्रूडो ने अपने देश में 1-2 नहीं बल्कि 9 खालिस्तानी आतंकी संगठनों को पनाह दे रखी है। खालिस्तानियों को संरक्षण देने की जो गलती जस्टिन ट्रूडो कर रहे हैं, एक समय में वही गलती उनके पिता पियर ट्रूडो ने भी की थी, जिसका खामियाजा पूरे कनाडा को चुकाना पड़ा था। पियर ट्रूडो 1968 से 1979 तक और 1980 से 1984 तक कनाडा के प्रधानमंत्री रहे। ये वही दौर था जब खालिस्तान आतंक चरम पर था और खालिस्तानी आतंकी भारत से जान बचाकर कनाडा में शरण ले लेते थे। उसी दौरान बब्बर खालसा का प्रमुख तलविंदर सिंह परमार 1970 में कनाडा भाग गया था और वहां से खालिस्तानी गतिविधियों को संचालित करता था। तलविंदर सिंह परमार भारत में कई हत्याओं का भी जिम्मेदार था। 70 के दशक में भारत ने तलविंदर सिंह परमार के प्रत्यर्पण की मांग कनाडा से की थी, लेकिन तत्कालीन पीएम पियर ट्रूडो ने भारत की मांग खारिज कर दी थी। तब कनाडा ने ये दलील दी थी कि वो ब्रिटेन की महारानी को कॉमनवेल्थ देशों की मुखिया मानता है और भारत को सिर्फ एक सदस्य और सदस्य की बात नहीं सुनेगा। तलविंदर सिंह का प्रत्यर्पण नहीं करने का नतीजा कनाडा को 23 जून 1985 को भुगतना पड़ा, जब एयर इंडिया के विमान कनिष्क को बम धमाके में उड़ा दिया था, जिसमें 329 लोगों की मौत हुई थी। मरने वालों में 280 लोग कनाडा के ही थे। इस आतंकी हमले का मास्टरमाइंड तलविंदर परमार ही था। अगर ट्रूडो साहब के फादर और ट्रूडो साहब की पार्टी इतनी ये सिंसियर है इस चीज में, तो जब हमारा कनिष्क, एक हमारा एयर इंडिया का विमान जिसमें 300 से ऊपर लोग थे, उसमें भी मेरे मामा जी कर्नल भिंडर, मिस्टर भिंडर उसके पायलट थे, उसकी तो इन्वेस्टिगेशन इन्होंने की नहीं आज तक। अगर पियर ट्रूडो तलविंदर को भारत को सौंप देते तो 280 कनाडा के नागरिकों के साथ 329 लोगों की जान बच जाती। अब जस्टिन ट्रूडो के शासन में भी कनाडा खालिस्तान समर्थकों का गढ़ बन चुका है। जस्टिन ट्रूडो जिस तरह से खालिस्तानियों को शह दे रहे हैं, ऐसा ना हो कि उनका ये कदम उनके अपने देश के लिए ही भविष्य में घातक साबित हो। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। खालिस्तान पर भारत के खिलाफ बयान देकर चौतरफा घिरे जस्टिन ट्रूडो की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। पिछले महीने कनाडा की एक पोलिंग और मार्केट रिसर्च फर्म ने सर्वे कराया था। कनाडा की जनता से ये जानने की कोशिश की गई कि वहां जस्टिन ट्रूडो को लेकर क्या विचार चल रहा है। क्या आया उस सर्वे में सामने, दिखाते हैं आपको। सर्वे में पूछा गया कि क्या जस्टिन ट्रूडो को इस्तीफा दे देना चाहिए, जिसमें कनाडा के 56% लोगों ने हाँ में जवाब दिया। वहीं कनाडा के सिर्फ 27% लोग ट्रूडो के पक्ष में नजर आए। सर्वे में ट्रूडो के अगले चुनाव लड़ने पर भी सवाल किया गया और हैरानी की बात है कि 2021 चुनावों में जिन वोटरों ने ट्रूडो की लिबरल पार्टी को वोट दिया, उन्हें जीत दिलाई, उन्हीं वोटरों में से 28% लोगों ने नहीं में जवाब दिया। यानी 2025 में उनके चुनाव लड़ने पर असहमति जताई। यानी कनाडा की जनता का ध्यान बटाने के लिए ट्रूडो ने खालिस्तान का मुद्दा उठाया है। बढ़ते आगे और अब बात करते हैं कनाडा के खालिस्तान प्रेम की, जिस पर भारत ने जबरदस्त एक्शन लिया, जिसकी ट्रूडो ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। दुनिया में खालिस्तान का एक और ठिकाना है, वो है पाकिस्तान, और सीमा पार इस्लामाबाद में भी नई दिल्ली के रवैये का खौफ चल रहा है। पाकिस्तानी जनता ने भारत के सख्त एक्शन पर हैरान करने वाला रिएक्शन दिया है। पाकिस्तानी कह रहे हैं कि भारत अब कनाडा जैसे पश्चिमी देशों को भी करारा जवाब दे रहा है। देखिए ये रिपोर्ट। खालिस्तान शब्द सुनते ही पूरा पाकिस्तान भारत कनाडा के बीच चल रही कूटनीतिक जंग में शामिल हो गया। दुनिया में वैसे भी पाकिस्तान की परवाह कोई देश नहीं करता है। खालिस्तान मुद्दे पर लगातार मीडिया कवरेज हो रही है और इस्लामाबाद को मानो बिना मांगे ही मौका मिल गया। पाकिस्तानी जनता कनाडा के खिलाफ मोदी सरकार का अल्टीमेटम सुनकर हैरान है। खालिस्तान मामले पर पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी एक बयान दिया है। असल में पाकिस्तान खुद भी खालिस्तानियों का मददगार है। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी कनाडा में खालिस्तानियों की फंडिंग कर रही है। इसके बावजूद पाकिस्तानियों को लगता है कि भारत एक कदम भी पीछे नहीं हटेगा। पाकिस्तान में अक्सर इस बात की चर्चा होती है कि भारत के साथ चलने का मौका वो चूक गए हैं। पाकिस्तान को करीब से जानने वाले एक्सपर्ट तो यहाँ तक कह रहे हैं कि ट्रूडो ने भी वही गलती की है जो पाकिस्तान ने की।
यानी दुनिया ने जिस तरह पाकिस्तान को अनदेखा किया, उसी तरह से अब कनाडा को भी इग्नोर किया जा रहा है। पाकिस्तानियों के लिए डिप्लोमेसी का दूसरा मतलब होता है यस सर। अमेरिका या किसी और पश्चिमी देश से ऑर्डर मिलते ही इस्लामाबाद सरकार फटाफट आदेशों को पूरा करती है। किसी पाकिस्तानी ने कभी अपनी सरकार या वजीर आजम को दुनिया का मुकाबला करते या सवाल पूछते देखा ही नहीं है। और भारत का स्टैंड देखकर पाकिस्तान में वाह मोदी शुरू हो गया है। पाकिस्तान में पिछले 24 घंटों से दिल्ली से आया कनाडा के हाई कमिश्नर का एक वीडियो वायरल है। कल दिल्ली में कनाडा के राजदूत को भारतीय विदेश मंत्रालय में बुलाया गया और सिर्फ 4 मिनटों की मुलाकात के बाद कनाडा के टॉप डिप्लोमेट का चेहरा देखने लायक था। पाकिस्तान के साथ ऐसा कई बार हुआ है, इसलिए उन्हें ऐसी मीटिंग का दर्द अच्छी तरह पता है। 100 घंटे का अल्टीमेटम पाकिस्तान में अब तक गूंज रहा है। आगे क्या होगा, कनाडा के बाद क्या पाकिस्तान का नंबर लगेगा, ये सोचकर पाकिस्तानियों की चिंता बढ़ रही है। भारत के खिलाफ पाकिस्तान ने कनाडा का साथ दिया है और एक बात सरहद पार भी क्लियर है कि G20 में अपमान का बदला लेने के लिए ट्रूडो ने खालिस्तान मुद्दा उठाया। कनाडा के बयान पर दुनिया का रिएक्शन देखकर पाकिस्तान को एक और सबक मिला है। अब इस्लामाबाद समझ गया कि नए भारत का मुकाबला करना उसके लिए नामुमकिन है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो वहां से आ रहे रिएक्शन से साफ होता है कि भारत ने जिस तरह से कड़ा रुख कनाडा के खिलाफ अपनाया है, उससे पाकिस्तानियों के बीच घबराहट और बढ़ गई है। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर आपको दिखाते हैं। अगले महीने शुरू हो रहे वनडे वर्ल्ड कप से पहले ही पाकिस्तानी हार मान चुके हैं। एशिया कप में भारत से हारने के बाद से ही पाकिस्तान की टीम बिखरी हुई है। दूसरी और भारतीय बल्लेबाजों के बाद गेंदबाजों के दमदार प्रदर्शन ने भी पाकिस्तान की नींद उड़ा दी है। भारत के साथ पाकिस्तान का मैच 14 अक्टूबर को है, लेकिन पाकिस्तानी फैंस का टीम बाबर से पहले ही भरोसा उठ चुका है। वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले ही पाकिस्तान की क्रिकेट टीम ने हार मान ली है। एशिया कप में टीम इंडिया का प्रदर्शन देखने के बाद पाकिस्तानी मान चुके हैं कि वर्ल्ड कप तो भारत ही जीतेगा। पाकिस्तानी फैंस का भरोसा टीम बाबर से उठ चुका है। वर्ल्ड कप में भारत के साथ पाकिस्तान का मुकाबला 14 अक्टूबर को होना है, मगर उससे पहले पाकिस्तानियों को समझ आ गया है कि भारत के खिलाफ जीतना तो दूर, भारतीय खिलाड़ियों के सामने टिकना भी मुश्किल होगा। जिस बॉलिंग अटैक के दम पर पाकिस्तान हमेशा जीत का दावा करता था, उसकी धज्जियां एशिया कप में उड़ चुकी हैं और अब पूरा पाकिस्तान भारतीय तेज गेंदबाजों का परफॉर्मेंस देखकर डरा हुआ है। पाकिस्तान को अब ये भी समझ में आ चुका है कि मौजूदा टीम इंडिया हर लिहाज से मजबूत है। बैटिंग तो पहले ही मजबूत थी, अब बॉलिंग में भी भारत ही सबसे मजबूत है। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा खौफ वनडे क्रिकेट के नंबर 1 बॉलर मोहम्मद सिराज का है। एशिया कप के फाइनल में सिराज ने जिस तरह कहर बरपाया, वो अब भी पाकिस्तानियों के जहन में ताजा है। पाकिस्तान को डर है कि उनके बल्लेबाज 14 अक्टूबर को सिराज के स्विंग का कैसे सामना कर पाएंगे। पाकिस्तानी टीम का मनोबल एशिया कप की हार के बाद पहले ही टूट चुका है। अब वर्ल्ड कप भारत में होना है, इसलिए टीम बाबर टेंशन में है। वनडे में भारत का दमदार प्रदर्शन देखकर पाकिस्तानी दहशत में है। टीम इंडिया के खिलाफ उनके घरेलू मैदानों पर कैसे खेलेंगे, यही सबसे बड़ा सवाल है। पाकिस्तान की परेशानी ये है कि पहले तो वो भारतीय बल्लेबाजों के खिलाफ ही रणनीति बनाते थे, मगर अब उन्हें ये समझ नहीं आ रहा कि भारतीय गेंदबाजों का सामना कैसे करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आगे बढ़ते हैं और एक अच्छी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। चांद पर 14 दिन बाद सुबह होने वाली है। इसके साथ ही चांद पर भेजे गए चंद्रयान 3 के लैंडर और रोवर को एक बार फिर से एक्टिव करने की तैयारी शुरू हो गई है। फिलहाल लैंडर और रोवर स्लीप मोड पर हैं। हाँ, चंद्रयान की लैंडिंग हुई थी वहां, यानी शिव शक्ति पॉइंट पर बीते 14 दिन से रात थी और तापमान -200 डिग्री सेल्सियस से भी कम था। अगर विक्रम और प्रज्ञान स्लीप मोड से जगे और दोबारा काम करने लगे तो इसरो के लिए ये बड़ी कामयाबी होगी। चंद्रमा के शिव शक्ति पॉइंट पर उजाला होने वाला है। जहां चंद्रयान 3 की लैंडिंग हुई, वहां फिर नई सुबह होने वाली है। चांद के दक्षिणी ध्रुव में सफल लैंडिंग करके इतिहास रचने वाले चंद्रयान 3 के लैंडर और रोवर के एक बार फिर से काम करने की उम्मीद है। चांद पर 14 दिनों की रात के बाद एक बार फिर 22 सितंबर तक दक्षिणी ध्रुव के हिस्से पर सूर्योदय होगा। सूरज की रोशनी पहुंचेगी। चंद्रमा के शिव शक्ति पॉइंट पर लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान स्लीप मोड में है और वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि एक बार फिर सूरज की रोशनी इनके सोलर पैनल पर पड़ते ही विक्रम और प्रज्ञान काम करना शुरू कर सकते हैं। इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ के मुताबिक उन्हें उम्मीद है कि शिव शक्ति पॉइंट जहां लैंडर और रोवर पार किए गए हैं, वहां सूर्योदय के बाद इनके पेलोड्स दोबारा काम करना शुरू कर सकते हैं। इसरो की टीम दोबारा इनके साथ कम्युनिकेशन का प्रयास करेगी। हम केवल उम्मीद कर सकते हैं कि दोनों उपकरण दोबारा काम करना शुरू करेंगे। यानी चांद से जुड़े रहस्य और जानकारियां दुनिया को दोबारा मिल सकेंगी। लेकिन ये इतना आसान भी नहीं, क्योंकि चांद के अंधेरे हिस्से में तापमान -200 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। वहीं ध्रुवों पर तो ये -250 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है।
इतना कम तापमान किसी भी मशीन को बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है, पर 140 करोड़ देशवासियों को उम्मीद है कि रोवर और लैंडर दोबारा चांद पर चहलकदमी जरूर करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।